है। नंबर वन, लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है? सेफ्टी ऑफिसर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी का टीम की तरफ से एक लीडर होता है। क्यों लीडर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि लीडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको आगे आकर के फ्रंट में रह करके सेफ्टी को क्या करना होगा, लीड करना होगा। सारे सेफ्टी के जितने नॉर्म्स हैं, जो भी लीगल कॉम्प्लाइंस है, मतलब क्या होता है, जो जो कानूनी चीज है जिसको साइट पे इम्प्लीमेंट करना है उसको आगे रह करके करना है। और सेफ्टी के लिए कोई भी जो है कंपनी वाला उतना ज्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसलिए उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको जो है ना बताना है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए क्या होता है, सेफ्टी में क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल आना जरूर बहुत जरूरी है। जो सेफ्टी ऑफिसर होगा, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होना बहुत सर जरूरी है। आपका वीडियो का सर आपका वीडियो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है सर? हम वीडियो पॉज किए हुए हैं, वीडियो मेरा पॉज है। कुछ आसान था थोड़ा सर, दिखता है तो एक्सप्रेशन वगैरह सर थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा अगर ठीक है, समझ वीडियो लीजिए मतलब। वीडियो हम ऑन कर दे रहे अपना। जी ठीक है, तो जी पढ़ रहे थे हम लोग लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, जैसे हम लास्ट क्लास में बताए थे कि लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल है, तीन स्टाइल बताए गए थे। तीनों स्टाइल क्या होता है, ये तीनों स्टाइल बहुत डिफरेंट है। बाय नेचर आदमी का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग इंसान के अंदर क्या होता है, लीड करने की क्वालिटी आता है। उसका नेचर जिस तरह का रहता है उस तरह का उसका बिहेवियर होता है। इसलिए लीडरशिप स्टाइल को हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा नेचर हमारा बिहेवियर अगर सही नहीं है, बाय द वे होता है किसी किस्म का, तो हमको अपना लीडरशिप स्टाइल में सीखना है कि हमको किस तरह का लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, किस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है। तो तीन स्टाइल बताया थे लीडरशिप का हम आपको, तीन स्टाइल हम लोग लीडरशिप के बारे में पढ़े थे। जैसे आता है सबसे पहले तीन टाइप्स का लीडरशिप, ऑटो, सबसे पहले क्या होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है, ये डिक्टेटोरियल स्टाइल है। डिक्टेटोरियल मतलब क्या होता है, वन पर्सन विल स्पीक अदर विल नॉट बी अलाउड टू स्पीक, यानी एक आदमी बोलेगा दूसरे को बोलने का राइट नहीं होगा, बोलने नहीं दिया जाएगा उसको। तो इस तरह का जो लीडरशिप होता है, इस तरह का लीडरशिप, इसमें क्या होता है ऑटो, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिकल, ऑटोक्रेटिकल स्टाइल। इस तरह का लीडरशिप तब होता है जब पूरा पूरा पावर आपके हाथ में हो। when there is one person and entire power is in their hand, जब एक आदमी के हाथ में सारा पावर होता है, तो इस तरह के एक्शन, इस तरह का क्या ना स्टाइल वो अपना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, पास्ट में हम लोग पढ़ते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। अडोल्फ हिटलर, तो अडोल्फ हिटलर क्या था, उसका उसके अंदर भी लीडरशिप था, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप था। क्योंकि उसने जो है ना पूरा नेशंस को, पूरे नेशंस के ऊपर डोमिनेट किया था, पूरा नेशंस उससे डरता था, पूरे नेशंस के ऊपर उसका डोमिनेशन था। तो वो लीडर था, बिना लीडरशिप क्वालिटी के ये अचीव नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर जो लीडरशिप स्टाइल था वो था ऑटोक्रेटिक, मतलब कि ही डू नॉट अलाउ अदर पर्सन टू स्पीक, दूसरे पर्सन को बोलने नहीं देता था। क्या क्यों नहीं बोलने देता था, बिकॉज ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, वन पर्सन सेंट्रेट होता है। मीन एक आदमी जो डिसीजन लेगा, एक आदमी जो कंपनी के या जो चीज से रिलेटेड जो बात बोलेगा वही चीज इंप्लीमेंट होगा। तो ये क्या होता है, एक लीडरशिप स्टाइल का ये एक मेथड है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, द लीडर डज नॉट टेक द फॉलोअर्स इन कॉन्फिडेंस, इसमें ये लिखा हुआ कि लीडर्स डज नॉट टेक द फॉलोअर्स इन कॉन्फिडेंस। लीडर जो होगा वो जो उसको फॉलोअर होगा, जो उसको फॉलो करेंगे, जो उसके पीछे पीछे उसके इंस्ट्रक्शन को मानेंगे, लीडर क्या करेगा, ऐसे फॉलोअर की कोई भी बात को अपना जो है प्रायोरिटी नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा, और उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा। इस तरह के स्टाइल को बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल हम लोग पता है, ये वर्ड तो सारे लोग जानते हैं, डेमोक्रेटिक क्या होता है। तो इस ये स्टाइल क्या होता है, ग्रुप अप्रोच, ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच। मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक से ज्यादा आदमी, चार आदमी हो, पांच आदमी हो, इसमें जो मेजोरिटी का जो डिसीजन होता है, जैसे अगर 10 आदमियों का कमिटी है, उसमें 6 आदमी अगर एक साइड में वोटिंग करते हैं, एक चीज को लेकर के बोलते हैं, तो वो चीज इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच। यानी कि एक आदमी जो है, एक आदमी जो है इसमें लीड नहीं कर रहा, एक आदमी इसका मालिक नहीं है, एक आदमी इसको इसको क्या होता है रन नहीं कर रहा, बल्कि इसको रन कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल। तो इस तरह का जो है ना कोई भी सिस्टम, इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैथ सिस्टम जो डेवलप होता है, जिसमें क्या ग्रुप ऑफ पीपल लीडर होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, सिंगल पर्सन क्या उसको लीड नहीं करता है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसमें डिसीजन मेकिंग होगा ऑन द बेस्ट, द डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन
एक्टिव पार्टिसिपेशन और द कोऑर्डिनेशन ऑफ सब कोऑर्डिनेट्स। दो तरह की डिसीजन मेकिंग होता है। पहला डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होगा, कोई चीज का फैसला लेना, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। किसी चीज का, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या हो गया, कोई नया इम्प्लीमेंटेशन लाना है, कोई नया चेंजेस लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, हमको क्या करना है, वर्कर के पीछे कुछ नया तरीके से हमको क्या करना है, उसका सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर के नया टाइप का ट्रेनिंग देना है, नया इक्विपमेंट देना है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मीटिंग होगा, राइट। क्योंकि फंड एलोकेट करेगा मैनेजमेंट, उसके लिए तो फंड चाहिए, तो फंड एलोकेट मैनेजमेंट करेगा। तो जो हमें हमारा जो कमेटी फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, हम लोग इस बात को रखा जाएगा। इस बात को रखने के बाद क्या होगा, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो लोग इस काम में आगे आगे रहते हैं, यानी कि हर काम में वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपका 20 लोगों का अगर ग्रुप है, अगर 20 लोगों का ग्रुप है, तो आप देखते हो उसमें 5-6 लोग ही एक्टिव है, या फिर उसमें 10 लोग एक्टिव है। 100% एक्टिव नहीं होता, यानी कि बाकी लोग सब के सब लोग इस ग्रुप में एक्टिव नहीं है। तो ऐसा जो ग्रुप होता है जिसमें जो है ना एक्टिव लोग हैं, जो इस काम को आगे आगे करने के लिए तैयार है, तो ऐसा हर जगह होता है। आप ही देख लो अपना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, 20 लोग काम करने वाले हैं, उसमें 6 लोग बहुत एक्टिव है, बाकी लोग क्या इनएक्टिव है। आप अपना घर में देख लो, घर में बहुत सारे मेंबर हैं, तो हर आदमी क्या होता है, हर आदमी एक्टिव नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक स्टाइल में होता है, जो एक्टिव लोग हैं, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, उन लोगों का ग्रुप बना के उनके मशवरा से, उनके डिसीजन से, उनके जो है ना, उनसे जो है ना, उससे सलाह सलाह लेकर के ये काम कर सकते हैं। या और द कोऑर्डिनेशन ऑफ सब कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ सब कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग जो है इस काम में तो सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेफ्टी को रेगुलेट करना है, सेफ्टी को मैनेज करना है, तो सारे लोग, कमिटी बना है उसमें जितने मेंबर है सारे लोग उसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेशन जो होगा, सबका कोऑर्डिनेशन होगा, उससे फैसला होगा। मीन्स वन पर्सन विल नॉट टेक द डिसीजन, वन पर्सन विल नॉट रेगुलेट द बॉडीज, सो द ग्रुप ऑफ पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्टिविटी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है तो क्या होता है, जो मेजोरिटी का डिसीजन होता है, वन साइड का कैबिनेट में जाकर क्या होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, इस बात पे बहस होता है क्या चीज आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी इसको साबित करता है, तो जिसका मेजोरिटी होता है उसी का क्या होता है, उसी का कानून बनता है। तो इसलिए जो क्या होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, पार्टिसिपेशन का राइट होता है, बोलने का राइट होता है, अपना बात रखने का राइट होता है। और ऑटोक्रेटिक स्टाइल में ये सारा चीज नहीं होता। तो लीडरशिप में क्या होता है, जब लीडरशिप आता है, जैसे आप कंपनी के अंदर मैनेजर बन गए, कंपनी के अंदर आप जो है आप मैनेजर बन गए, या सेफ्टी मैनेजर बन गए, सेफ्टी मैनेजर बन गए, आपकी टीम में 50 टू सेफ्टी ऑफिसर है। क्योंकि अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है 50 टू सेफ्टी ऑफिसर हो एक। और जो सेफ्टी हेड है, जो सेफ्टी हेड है वो क्या है, वो सब सेफ्टी का लीडर है। जो सेफ्टी हेड है वो इंटायर प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसलिए सब सेफ्टी का लीडर है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेफ्टी हेड है वो किस तरह का लीडरशिप अपनाता है। अब ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपनाता है कि जो हम बोलेंगे वही चलेगा, क्योंकि उसको नॉलेज ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, ज्यादा क्वालिफिकेशन है, उसके पास पावर ज्यादा है, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपना सकता है वो। दूसरा डेमोक्रेटिक स्टाइल अपना सकता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में सबको, सारा सेफ्टी वालों को बुला करके, सबको बुला करके सबसे इंडिविजुअल उसकी ओपिनियन क्या है उससे पूछ सकता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, इंडिविजुअल। और जो मेजोरिटी ऑफ लोगों का, जो मेजोरिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का जो ओपिनियन होगा उस पर अपना फैसला देगा। तो इस तरह का दो तरफ के स्टाइल हुआ। तीसरा जो स्टाइल हमारा है वो है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल क्या हो गया, ये ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों से डिफरेंट है। ये क्या होता है, रूल को फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करता है, जो वो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और रूल को फॉलो करता है। दिस इज द रूल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। रूल ओरिएंटेड, हम जब पढ़ते हैं, देखो किसी कंपनी में अगर क्या होता है, सेफ्टी को लेकर के बहुत सारा कंफ्लिक्ट हो सकता है। कंफ्लिक्ट मतलब आपस में जो है ना मनभेद और मतभेद हो सकता है। कंफ्लिक्ट, एक दूसरे की बात को हो सकता है पसंद ना करें, मेरा जो ओपिनियन है वो आपको पसंद ना आए, आपका जो ओपिनियन है हमको पसंद ना आए। इस तरह के कंफ्लिक्ट कंपनी के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, अगर हम ग्रुप जैसे डेमोक्रेटिक स्टाइल अगर हम बनाते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल में, तो इसका एक लिमिटेशन है कि हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल सबका अलग अलग ओपिनियन। जब सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, फैयाज का ओपिनियन अलग है, प्रकाश का ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, तो कैसे हम डिसीजन लेंगे कौन सा हमारा बेटर है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है ब्यूरोक्रेटिक। इसमें क्या होता है कि एक रूल बना दिया गया है, जैसे कंपनी के अंदर जिसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट। कंपनी के अंदर क्या बना हुआ, फैक्ट्री एक्ट बना हुआ, एक रूल बन गया है।
अब सबको उस रूल के अंडर ही काम करना है, उस रूल को ही मानना है। रूल को तोड़ करके दूसरा को रूल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो रूल के अंडर, इसको बोलते हैं रूल ओरिएंटेड, यानी कि लीगल, जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल चीज है, जो चीज कानूनी है, उसी चीज को माना जाएगा। तो इस तरह का जो स्टाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। when the rules, norms, regulation, procedure extra etc will be given the high priority, are to be the strictly followed। यहाँ रूल को, प्रोसीजर को, नॉर्म्स को, रेगुलेशन को, प्रोसीजर को क्या करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जैसे आप मानते हैं, एक एग्जाम्पल, अगर आप जो है ना कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे देश का जो संविधान है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अगर कोई वायलेशन करता है, कोई भी रूल का वायलेशन करता है, तो इंडियन पैनल एक्ट के तहत उसके ऊपर जो अपराध साबित होता है, जो उसका जो है ना गुनाह साबित होता है, उसके तहत क्या करता है, उसको उसको चैलेंज करता है कोर्ट में, उसको सजा दिलवाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, अगर कोई रूल वॉल्यूशन, तो क्या कर रहा वो पुलिस वाला क्या कर रहा, रूल को इम्प्लीमेंट कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया, रूल ओरिएंटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं इसमें। क्योंकि एक आदमी लीडर तो है, अ पर्सन इज अ लीडर, वो लीडर है, बट ही इज बाइंड टू सम रूल, वो कुछ रूल से बाइंडेड है, बंधा हुआ है। ऐसा ना अपनी मर्जी चला सकता। अगर अपनी मर्जी चलाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होता है। मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, वो रिश्वत लेता है, अगर वो जो है ना वो सही एक्शन नहीं लेता है, पैसा लेके किसी को छोड़ देता है, या जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना जहां पर था वहां चलाता है, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर भी है ना ऑफिसर्स है, उसके ऊपर भी है। अगर वो इस चीज में अगर एविडेंस मिल जाता है, कोई केस करता है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगा, तो भी फंस जाएगा। इस तरह का जो हमारा स्टाइल होता है, इस तरह का जो हमारा कानून कानून को मान करके चलने वाला होता है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। हर कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इंडिया के अंदर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हर चीज का कानून बना हुआ है। अगर वो कोई कानून किसी आदमी को हानि पहुंचाता है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसको क्या कर सकता है, उसको कोर्ट में केस कर सकता है। तो इस तरह से कंपनी के अंदर बोलते हैं, जो कानून बना हुआ उसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट मतलब कि कंपनी का एक्ट, कानून। अगर उस कानून को कोई ऑर्गेनाइजेशन तोड़ता है, क्या तोड़ता है, मान लो उसमें फैक्ट्री एक्ट में लिखा हो वर्कर का राइट है कि वर्कर को कंपनी के अंदर सेफ वातावरण मिले काम करने के लिए, यानी कि ऐसा जगह काम ना करे वो जहाँ पे उसको डेंजर हो। जैसे आप किसी वर्कर को भेज दिया बिल्कुल डस्टी इन्वायरमेंट में, जहाँ उसका हेल्थ खराब हो रहा, तो क्या हो गया, ये वर्कर का राइट का वायलेशन हो गया। अगर वर्कर को आप सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं और जाकर के काम पे लगा दी, उसको चोट घाट लगता है, तो एक तो आपको दो कानून आपके ऊपर लागू होता है। पहला चीज है कि एक वर्कर का राइट है, सेफ्टी एक्ट में वर्कर का राइट लिखा गया है कि उसको सबसे पहले ट्रेनिंग देना होगा, तब उससे काम करवाना होगा। तब वर्कर को ऊपर ओवरलोड दिए हुए हैं, आप ज्यादा उसके ऊपर काम करवा रहे हो, तो क्या हो गया, ये वायलेशन हो गया सेफ्टी एक्ट का। इस तरीके से वर्कर का राइट है, ऑर्गेनाइजेशन का राइट है, इस तरह के सब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हमको लीगल चीज में करना है, वो सारा चीज कानून बना हुआ, इसमें बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हैं हम लोग, जो है ना। और ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक ये फॉलो नहीं होता, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक। कहीं पे देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अपना रूल रेगुलेशन, अपना सेफ्टी का पॉलिसी, उस पॉलिसी के अंडर ही काम करना होगा। उस पॉलिसी का जो रूल रेगुलेशन है, उस पॉलिसी जो मेंशन है, जो एक्टिविटी लिखा वही करना होता है। तो ये हमारा क्या था, ऑटोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल था, ठीक है। अब हम लोग पूछते हैं आपसे, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं प्लानिंग एंड सेफ्टी। व्हाट इज द प्लानिंग एंड व्हाट इज सेफ्टी। ये तो हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिए थे। प्लानिंग का जो है ना, सेकंड चैप्टर में हम लोग प्लानिंग बहुत डिटेल में पढ़े कि हम लोग प्लानिंग क्या चीज होता है। प्लानिंग अगर हम बात करते हैं कि प्लानिंग, तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग। तो चूंकि क्या हो गया, हम सारे चीज पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेन प्लानिंग में क्या फंक्शन है। दो टाइप का फंक्शन है प्लानिंग में, दो तरह का हमारा प्लानिंग करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला प्लानिंग क्या होता है, पॉलिसी मैनेजमेंट का। क्या होता है, पॉलिसी मैनेजमेंट क्या होता है, पॉलिसी, व्हाट इज ए पॉलिसी। हर ऑर्गेनाइजेशन का, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पॉलिसी होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के। उसमें क्या चीज मेंशन होता है, उसमें मेंशन होता है क्या लीगल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक आप कंपनी स्टार्ट करते हैं या कोई कंपनी रन कर रहा है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट है कि इसको फुलफिल करना है।
कुछ कानून की तरफ से जो है ना ऑब्लिगेशन है, कुछ रुकावट है, उसको मानना होगा तब वो चला सकता है। जैसे हम बताते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट का लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको जितना भी, अगर आप कंपनी में काम करते हैं, अगर आपके कंपनी में काम हो रहा, तो आपको वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। ये क्या है, कंपनी का लीगल लीगल रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती है अपने वर्कर का, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगा उसके ऊपर। दूसरा चीज होता है कि जो है ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 200 मैन पावर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या है, एक सेफ्टी कमेटी बनाना होगा। ये क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह क्या होता है, ये सारा लीगल रिक्वायरमेंट को पॉलिसी में मेंशन करना रहता है। अगर पॉलिसी में लीगल रिक्वायरमेंट को मेंशन नहीं करता है, तो जब ऑडिट होता है, ऑडिट के टाइम पे जब थर्ड पार्टी लोग आता है जो इसको सारा चीज को क्या करता है, ऑडिट करता है, यानी सारा चीज को चेक करता है। क्या क्या चीज चेक करेगा, मैनेजमेंट फंक्शन को चेक करता है कि वो लोग मैनेजमेंट कैसे काम करती है, वो सेफ्टी का क्या है, क्या पॉलिसी है। सबसे पहले आके मांगेगा, गिव मी योर सेफ्टी पॉलिसी, सबसे पहले अपना सेफ्टी पॉलिसी मुझे दो। अगर वो सेफ्टी पॉलिसी मांगता है, उसको सेफ्टी पॉलिसी को रीड करता है, देखता है आपका सेफ्टी पॉलिसी जो है ना वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कि इसमें जो चीज होना चाहिए वो है नहीं, आप लोग जो है ना सेफ्टी को लेकर के सीरियस नहीं है, आपका सेफ्टी पॉलिसी बता रहा है कि आप कमिटेड नहीं है लोगों का सेफ्टी को लेकर के, तो आपको क्या होगा, आपको इमीडिएट आपको क्या करना होगा, आपको सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी का जो है ना पॉलिसी वगैरह अच्छा बनाना होगा, स्टैंडर्ड बनाना होगा। प्लस सेफ्टी में पॉलिसी में जो मेंशन किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप, जैसे होता है ना इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, हर पार्टी हर पार्टी क्या करता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो फिक्स करता है कि देखो अगर हम जीतेंगे ना, तो हम ये सारा चीज काम करेंगे, आपके घर में जो है ना आपको 24 आवर्स लाइट देंगे, बिजली देंगे, प्योर वाटर देंगे, उसके बाद जो है ना आपको महंगाई कम करेंगे, उसके बाद आपका एजुकेशन अच्छा देंगे, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा देंगे। एक मैनिफेस्टो होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है, वो प्रोमिस होता है, जो इलेक्टिंग पार्टी होता है वो प्रॉमिस करता है, क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है जनता को कि हम ये सारा चीज करेंगे। तो जो जो चीज वो बनाता है, समझे, उसको बोलते मैनिफेस्टो। अब जो है ना जब जीत जाता है, तो बहुत सारा पार्टी इसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करता है, और बहुत सारा पार्टी उसको फुलफिल नहीं करता है। यही चीज सेम चीज पॉलिसी में होता है कि आप पेपर में एक पॉलिसी जब बनाते हैं, तो पेपर में आप सारा चीज लिखते हैं कि वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान रखेंगे, सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बता नहीं, रिलायंस का सेफ्टी पॉलिसी में लिखा हुआ कि हमारे पास सेफ्टी प्रोडक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन हो ना हो मगर हम सेफ्टी को ध्यान देते हैं। दूसरा लिखा रहता है कि हमारा से हम लोग सेफ्टी के लिए है ना ये सारा काम करते हैं, लिखा रहता है कि ये सारा काम करते हैं। सेफ्टी का हमारा टीम है जो इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद साल में ऑडिट कराते हैं, डेली ट्रेनिंग होता है, न्यू वर्कर्स का ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्कर सेफ्टी को कंपनी को ज्वाइन करता है, उसको उसको सबसे पहले इंडक्शन करते हैं। साइट पे हम लोग जो है ना हर किस्म का डेली हमारा लुक आफ्टर होता है। सारा एक्शन स्टेप लिखा हुआ रहता है कि हम लोग ये सारा चीज लिखते हैं, ये सारा चीज जो लिखा हुआ है ये करते हैं। तो पहला चीज हो गया पॉलिसी मैनेजमेंट। अगर आप पॉलिसी बना लिए हैं कि आपने सारा चीज लिखा हुआ, सेफ्टी के रिलेटेड जितना चीज होता है सारा चीज करते हैं, और उसको नहीं करते हैं, तो आपका पॉलिसी मैनेजमेंट नहीं हुआ, खाली पॉलिसी रिटेन हुआ। तो पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी मैनेजमेंट में जब पॉलिसी बनाया जाता है, तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर एक आदमी का नाम उसमें लिखना पड़ता है जो जो इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे हमने पॉलिसी मैनेजमेंट बनाया, ये एक्टिविटी कौन करवाएगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए जवाबदेह कौन होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस एक्शन, ये सारा चीज मेंशन होता है। ठीक है, उसका डेट भी फिक्स होता है, कौन सा ऑडिट कब होगा, इंस्पेक्शन कब होगा, प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन लास्ट टाइम कब होना है, ये सारा चीज टोटल डिटेल में लिखा होता है। इसको बोलते हैं पॉलिसी मैनेजमेंट। तो पहला फंक्शन हो गया सेफ्टी ऑफिसर का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी है उसको मैनेज करना, क्योंकि जो कंपनी के अंदर पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि कहीं वो इलेक्शन का मैनिफेस्टो तो नहीं है कि खाली मैंने बना दिए हैं उसके बाद ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी मैनेजमेंट में ये किया जाता है कि सबसे पहले पॉलिसी क्या बनाते हैं, उस पॉलिसी को मैनेज करना, उसके सारे एक्शंस को हम लोग ग्राउंड पे लुक आफ्टर करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहला फंक्शन है कि पॉलिसी मैनेजमेंट। दूसरा फंक्शन है कि डेली मैनेजमेंट। डेली मैनेजमेंट क्या होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर का डेली कंपनी के अंदर काम होता है साइट पे। जैसे क्या होता है कि कंपनी में जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, टीबीटी टूल बॉक्स स्टॉक देता है। टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, वर्कर को जमा करके काम स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले उसको सेफ्टी के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे हम किसी वर्कर को भेज रहे हैं हाइट पे काम करने के लिए, आज वर्क एट हाइट होगा, तो वर्क एट हाइट से रिलेटेड जितना हजार्ड है सारा बताना होगा, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है वो बताना होगा, उसको जो है ना इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बताना होगा। अगर किसी को कुछ होता है वहां पे तो कैसे कैसे रेस्क्यू करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, इमरजेंसी डायलिंग नंबर क्या है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, ये सारा ट्रेनिंग दे करके भेजते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डेली अगर ट्रेनिंग मिलता है वर्कर को,
डेली जो काम पे जा रहा है उस काम से रिलेटेड हजार्ड, उस काम से रिलेटेड प्रिकॉशन अगर बता दिया जाए वर्कर को, तो वर्कर क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाता है कि हाँ देखो यहाँ जा रहे हैं, हमको ये सारी चीज करना है। अब बता देना काफी नहीं होता, फिर उसके बाद जाके उसको मॉनिटर करना होगा वैसे काम कर रहा है कि नहीं। जैसे हम किसी वर्कर को ट्रेनिंग दी, एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया, मतलब क्या हो गया, वो अटेंशन पे नहीं किया, जितना उसको अटेंशन देना था मेरे बात को वो सुना, वो जो है डिसिप्लिन की तरफ खड़ा होकर के अच्छा से सुना, मगर उसको साइड पे जाके अपनी मर्जी से काम कर रहा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह का नेचर, इस तरह का टेंडेंसी होता है लोगों के अंदर कि वो आपकी और इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेंगे, तो इसलिए क्या करना होगा, साइड पे जाना होगा, साइड पे जा करके हमको देखना होगा कि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हम जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। ये हो गया। प्लस हमको डेली जाकर साइड पर क्या करना होगा, आदमी को ऑब्जर्वेशन करना होगा, वर्क का ऑब्जर्वेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमको जो है ना प्रोसेस को ऑब्जर्वेशन करना होगा, साइट का ऑब्जर्वेशन करना होगा। ये सारा चीज हमको डेली मैनेजमेंट में आता है। प्लस डेली मीटिंग करना होगा, और क्या इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था उसका क्या क्या स्टेटस है, उसको हमने कैसे लिया है, उसके लिए क्या किया है, फर्दर ये चीज ना हो, दोबारा इंसिडेंट रिपीट ना हो, इसके लिए हमने क्या किया। इस तरह के डेली का बहुत सारा काम होता है सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी ऑफिसर का बहुत सारा। तो ये बोलते, इसको बोलते हैं डेली मैनेजमेंट, डेली मैनेजमेंट। एक तो हो गया पॉलिसी जो रिटेन है उसको तो हमको करना ही करना है, तो उसके साथ डेली ये सारा काम करना है। तो इस तरह का सेफ्टी ऑफिसर का शेड्यूल बहुत बिजी होता है। तो इस तरह दो तरह की एक्टिविटी यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिसी मैनेजमेंट और डेली मैनेजमेंट। अब देखो पॉलिसी मैनेजमेंट में क्या आता है, हम बता दिए आपको, यहाँ वही सारा लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। मॉनिटरिंग कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब क्या हो गया, कंप्लायंस का मतलब लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लायंस, जहां पे भी वर्ड जो मैच सेफ्टी में आएगा कंप्लायंस, इसका मतलब होता है लॉ। तो मॉनिटरिंग देखना, आपका जो है ना जो लॉ बना हुआ है उसको, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वो पूरा हो रहा है कि नहीं, जो कानून बना हुआ है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि साइट के ऊपर हमारा वर्कर का कंडीशन ठीक नहीं है, वर्क प्लेस सेफ नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। इंक्लूडिंग सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंस्पेक्शन, हम लोग जो है ना सिर्फ वर्कर को ही नहीं देखेंगे, बल्कि सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखते हैं कि सुपरवाइजर जो है ना किस लेवल पे काम कर रहा है, सुपरवाइजर अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सुपरवाइजर वो साइट पे है जो हमेशा वर्कर के साथ चिपका हुआ रहता है। सुपरवाइजर हमेशा वर्कर के साथ अवेलेबल रहेगा, इसलिए सुपरवाइजर अगर ट्रेंड है, सुपरवाइजर एक्सपीरियंस है, सुपरवाइजर स्किल्ड है, सेफ्टी को लेकर के बहुत सीरियस है, तो वर्कर का एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम लोग वर्कर को देखते हैं, फिर हमारा इंस्पेक्शन ऑन होता है। ये हमारा पॉलिसी मैनेजमेंट में आता है। दूसरा हमारा आता है रूटीन मेंटेनेंस ऑफ प्लांट। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, देखो कोई भी मशीनरी है, कोई भी सामान है तो उसको मेंटेनेंस चाहिए। आपके पास एक बाइक है तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसको भी मेंटेनेंस चाहिए। अगर बाइक का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका इंजन खराब हो जाएगा। इंजन खराब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका बाइक पूरा डैमेज हो जाएगा। रूटीन मेंटेनेंस हमको चाहिए। प्लांट में बहुत जगह पे रूटीन डेली मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा पार्ट होता है जहाँ हमको डेली चेक करना रहता है, प्रेशर कितना हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर कितना डेवलप हो रहा है, ह्यूमिडिटी कितना है, यहाँ वर्किंग स्पीड कितना है, मशीन कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो एक रूटीन मेंटेनेंस होता है जिसमें पोछना, साफ करना, क्लीन करना, उसको इस तरह का काम बहुत सारा होता है, उसको रूटीन मेंटेनेंस। अगर रूटीन मेंटेनेंस हम लोग छोड़ देते हैं, अगर रूटीन मेंटेनेंस, तो क्या होता है, ये बाद में एक्सीडेंट का रूप ले लेता है, इसलिए हमको रूटीन मेंटेनेंस करना होता है। ये हमारा पॉलिसी मैनेजमेंट में भी आता है। रिपोर्टिंग एक्सीडेंट एंड अदर इंसिडेंट इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायरमेंट। देखो इसमें बता रहा है कि हमारा ये भी काम होता है पॉलिसी मैनेजमेंट में, कि हमारा पॉलिसी मैनेजमेंट में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितना भी कंपनी के अंदर एक्सीडेंट होता है और इंसिडेंट होता है सबको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, इसका एक सही फॉर्मेट में रिटेन करके, सही फॉर्मेट में लिख करके अपने सीनियर्स को और डिपार्टमेंट को जो है ना इसको देना पड़ता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग जैसे एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसको सही फॉर्मेट में इन्वेस्टिगेट किए, पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिपार्टमेंट में दिए कि एक्सीडेंट का रीजन था। उसी तरह एक्सीडेंट इंसिडेंट का रिपोर्टिंग होता हमारा। उसके बाद होता है लेवल ऑफ इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायरमेंट। लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि किस लेवल का एक्सीडेंट था, किस लेवल का ये जो है ना इंसिडेंट था, किस लेवल का ये ना एक्सीडेंट, उसको जो है ना पूरा डिटेल क्या क्या इसका कंटेंट था, क्या क्या चीज हुआ, पूरा डिटेल हम लोग सबमिट करते हैं। ये हमारा हो गया पॉलिसी मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑल एक्शंस टेकन एंड प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंटेड। हम तो सारा चीज को रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर में हमको ये काम आएगा कि इस टाइम में ये हुआ था। कंपनी के अंदर जाओगे तो एक्सीडेंट का बहुत सारा फाइल पड़ा होगा, इंसिडेंट का बहुत सारा फाइल पड़ा होगा। क्यों फाइल रखा हुआ है, इंसिडेंट तो नहीं हो रहा। देखो इसलिए रखा होता है कि फ्यूचर में हमको किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहिए।
एक इंसिडेंट हुआ, ठीक, उससे हमने लेसन लिया, हमने उससे सीखा कि ये इंसिडेंट इस रीजन की वजह से हुआ, इसका फॉल्ट एनालिसिस किया, इसका इंस्पेक्शन किया, इसका जो है ना सारा, अब फ्यूचर में इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, हमको कंट्रोल मेजर्स लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको रिकॉर्डिंग करना है, जो भी कुछ कंपनी के अंदर होता है उसको रिकॉर्ड कीपिंग, अगर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, ऑडिट में कोई ऑफिसर आता है बोलता है आपके पास साल भर में आपने क्या सेफ्टी से रिलेटेड काम किया, आपके पास कोई चीज है नहीं बताने के लिए, हमने कुछ काम किया नहीं, बोलेगा आपने कुछ काम किया नहीं, आपके पास एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे क्या होता है कुछ भी हुआ उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में जमा कर दी, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंटिंग ऑल एक्शंस टेकन, हमने क्या क्या अभी तक किया है, जैसे मान लेते हैं पिछले महीने में हमारे कंपनी में एक इंसिडेंट हुआ था, कि जो है ना हमारा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि हमारा जो है ना मशीन का कोई पार्ट टूट गया था, और इसकी वजह से क्या हुआ था, किसी वर्कर को हल्का सा चोट लगा था, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं था। तो हमने उसके लिए क्या क्या एक्शन लिया, क्या उसके लिए क्या किया, हमने मशीन को ठीक करवाया, हमने जो है ना उसका सेफ गार्ड वगैरह चेक करके उसको सही करवाया, मशीन को रिप्लेस कराया, या वहां पे वर्किंग एनवायरनमेंट को ठीक किया। ये सारा चीज हमको लिखना पड़ता है कि ये फॉल्ट था, और हमने इसके बाद ये ठीक किया, ये एक्शन लिया उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, कहीं पे इन्वायरमेंट में देखते हैं, कहीं पे गैस का लीकेज था, हमने क्या किया, गैस लीकेज को ठीक करवाया, इन्वायरमेंट को ठीक करवाया, वहाँ वर्कर को ट्रेनिंग दिया, वहां से वर्कर को पीपी दिया, ताकि वहां पे वो काम कर सके, फर्दर से कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हमने क्या किया। एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंटेड, प्रोसीजर में लिखना होगा कैसे हमने किया, ये सारा चीज को रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंटिंग होता है। ये सारा चीज हमारा क्या होता है, लास्ट में होता है डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट, हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन से, उसके बाद इंसिडेंट के बाद हमने जो रिपोर्ट जो चीज बनाया, जो फॉर्मेट वगैरह, ये सारे चीज हमको शेयर करना पड़ता है डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, क्यों डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट वाले जान जाए कि इस कंपनी के अंदर क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या मिस्टेक हुआ था, क्या गलती हुआ था, ताकि सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सके दोबारा इसका रोकथाम करने के लिए। अगर हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे तो सब लोग इसके ऊपर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सब लोग अपने अपना सुझाव देंगे, और सब लोग जो है ना इसके लिए क्या होगा, सेंसिटिव होकर के काम करेंगे, तो क्या होगा, इसलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन सबको देते हैं, प्लस सारे लोग को अलर्ट भी हो जाएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो क्या होता है, सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। मान लो कि कहीं पे कंपनी के अंदर किसी पोजीशन में गैस का लीकेज है, किसी पोजीशन में कोई डेंजर हजार्ड है, अगर ये फाइंड करने के बाद अगर हम कंपनी के अंदर सबको बता देंगे तो सब लोग इससे अलर्ट हो जाएंगे, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा वो उस हजार्ड के चपेट में आ जाएगा, इसलिए क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको बता देते हैं। तो ये हमारा था, ये था प्लानिंग एंड सेफ्टी, आपको होप समझ में आया होगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या है, देखो, ऑर्गेनाइजिंग is the function of identifying, categorizing the task to be performed by suitable delegating power, responsibility, etc. ऑर्गेनाइज करना, सबसे पहले स्टेप में आता है प्लानिंग करना। प्लानिंग मतलब क्या होता है, हम लोग सारा चीज को रिटेन करते हैं कि हमको ये चीज करना है। जब प्लानिंग जब हो जाता है, प्लानिंग स्टेज क्लियर हो जाता है, तो ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज मतलब जो भी वर्क है उसको कैटेगराइज करेंगे, क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने मतलब हो गया कि हमने जो है ना, समझो कि हम जो है ना, हम आप और प्रकाश मिलकर के कुछ काम के बारे में सोचे कि आज हम लोग ये काम करेंगे, तो काम के लिए हम लोग सोचे, तो बैठ करके मीटिंग किए, प्लानिंग किए, ये काम करना है हमको, हमको ये काम, फिर उस काम को हमने डिवीजन कर दिए, डिवाइड कर दिए कि फैयाज ये काम करेगा, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया प्रकाश ये काम करेगा, फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया कि हम ये काम करेंगे। तो क्या करेंगे, जो काम को डिवीजन हो गया, जिसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन हो गया, एबिलिटी के हिसाब से कि प्रकाश का ये एबिलिटी है, प्रकाश का ये स्किल्स है, प्रकाश ये जानता है, इसलिए प्रकाश को क्या किया, हमको प्रकाश को उसका स्किल से रिलेटेड काम दे दिए। फैयाज जान जो जो काम जानता है उसे स्किल से रिलेटेड काम दे दिए, हम जो जाते हैं मेरे स्किल से रिलेटेड काम मिल गया। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हर जगह होता है, शादी के टाइम पे देखो, जब आपके घर में शादी होता है, फंक्शन हो रहा है कोई भी, तो क्या करेंगे बड़े लोग, क्या करेंगे, सबको जिम्मेदारी फिक्स कर देंगे, देखो तुम्हारा काम है मेहमान का खातिरदारी करना। एक आदमी क्या होगा, सिर्फ मेहमान के लिए खड़ा है, कि उसका और कोई काम नहीं, कि जो भी मेहमान होगा उसको बिठाना, लेके जाना, गाड़ी से लाना, पहुंचाना, ये तो क्या होता है, एक आदमी का काम डेडिकेटेड हो गया। इसको बोलते हैं डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग मतलब एक काम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको दे देना, एक काम को डेलीगेट करना मतलब
उसके जिम्मेदारी पे उसको दे देना, ये हो गया। और उसके बाद दूसरा आदमी का जिम्मेदारी लगा दिए कि एक आदमी का काम है कि उसका काम है कि कम उसको जो है ना शादी के टाइम पे क्या करना है कि जो भी खाने पीने का राशन हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, जो स्वीट्स हो गया, ये सारा चीज का कोऑर्डिनेशन करना, चाहे जाकर लाना है पहुंचाना है, इसको पूरा फूडिंग का डिपार्टमेंट दे दिया है, इसको खिलाने का कैटरिंग का पूरा मैनेज करना है। तो उसको मिल गया, दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया, कंपनी है उसी को मतलब छोड़ो एक शादी का फंक्शन हो रहा मगर कितना ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहा, तो इसमें जो उसके बाद एक आदमी काम क्या क्या काम है, जिसका काम है कि जो है ना मेहमान के साथ जो सीनियर कैटेगरी के मेहमान है उसके साथ डील करना। इसी तरह हम लोग फंक्शन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। कैटरिंग का अलग होता है, मेहमान के लिए लाने के लिए अलग हो गया, एक आदमी डेडिकेटेड रहता है अलग काम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लाने के लिए, बिठाने के लिए, सब। तो इस तरह का क्या होता है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग, हम लोग प्लानिंग भी जानते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी जानते हैं, कहीं सीखे नहीं है। हालांकि ये सब मैनेजमेंट का चीज है तो एमबीए में पढ़ाया जाता है, मगर क्या होगा हर आदमी जानता है। आपके घर में शादी होने शुरू हो जाएगा, कोई फंक्शन हो जाएगा तो आप खुद ही कर लोगे, कहाँ कौन सा मैरिज हॉल बुक करना है, कौन बात करेगा उसके लिए, कहाँ पैसों का लेन देन होगा, कौन उसके लिए बात करेगा, मेहमान को लाने के लिए कौन बात करेगा, खाने पीने का देख ले कौन बात करेगा, सब डिवीजन हो जाएगा। चार बेटा है तो चारों का डिवीजन हो जाएगा, चारों का अलग अलग काम मिल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजिंग द टास्क, categorization of task to be performed by suitable delegating power and responsibility। delegating power and responsibility क्या हो गया, इस काम के लिए कौन जिम्मेदार होगा, किसको इस काम को डेलीगेट किया गया, किसको इस काम को दिया जाएगा, और जिम्मेदारी के साथ उसको देना है। ऐसा नहीं कि जो है उसको कुछ जिम्मेदारी नहीं है और दे दी उसको। तो ये ऑर्गेनाइजिंग बहुत कॉमन सा वर्ड है, ऑर्गेनाइजिंग सब लोग जानते हैं, आप ही को आपको भी आता है, हमको भी आता है। एक गांव में छोटा सा आदमी है, उसके घर में कुछ फंक्शन होगा तो वो भी ऑर्गेनाइज कर लेगा। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजिंग होता है, क्या एक्टिविटी होगा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, कब करना है, ये सारा चीज रिटेन हो जाता है, ताकि कोई अपना नहीं बोल सके हमारा काम नहीं था। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। एज वेल एज स्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। अगर सबका जिम्मेदारी हम फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद क्या करना होगा, सब आदमी के साथ कोऑर्डिनेशन रखना होगा। जैसे घर का आपका गार्जियन है, वो क्या करता है, सबको फोन करके बोलता है, अरे बाबू ये हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला काम हुआ नहीं हुआ, आपको बोला गया था स्वीट्स लाने के लिए, लाए कि नहीं लाए। उसको बोलेगा कि आप मेहमान को देख रहे कि नहीं, उसको कहाँ बिठा रहे, उसको बोलेगा क्या ना कैटरिंग वाला का कहाँ है, अभी तक आया नहीं। ये कोऑर्डिनेशन, जो आदमी सबके साथ मिल करके काम कर रहा है, जो सबका देख रेख ले रहा, सबको जो है ना पूछताछ कर रहा, और सबको जो है ना नेसेसिटी को समझ रहा, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर, बिल्कुल अच्छा जनरल टर्म है कोऑर्डिनेटर। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, सबका काम फिक्स करना, और एक आदमी उसको कोऑर्डिनेट करेगा, तब उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन तक हमारा क्या हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तो अब आता है मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, देखो मोटिवेशन इज बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोसेस। People will not do anything unless and until they are motivated to do anything। इसका मतलब ये हुआ, जब तक किसी आदमी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। जब तक किसी आदमी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे आपका देखो ना, समझो कि आपके घर में एक छोटा भाई है, ठीक है, आप चाहते हो आपका छोटा भाई जो है ना आपका दुकान संभाले, ठीक है, आपका फादर का दुकान है, आप बिजी रहते हैं, तो क्या होगा, आप बोल दोगे दुकान संभालने लगेगा, नहीं, वो तो गेम खेलेगा, वो मोबाइल चलाएगा, वो घूमेगा, वो रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा, अपना मर्जी का चीज करेगा, टाइम वेस्ट। तो आपको क्या करना होगा, उसके पीछे मोटिवेट करना होगा, उसको जो है ना मोटिवेट करना होगा, इमोशनल तरीके से टच करना होगा, फिर उसको जो है ना कभी डांट टपट भी करना होगा, सारा मेथड यूज करना होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में ये सारा चीज देखते हैं, पहले इमोशनली लोगों को मोटिवेट करना कि क्यों करना है, तुम दुकान नहीं चलाओगे तो कौन चलाएगा दुकान, और कोई तो है नहीं चलाने वाला। इसी तरह से काम जो है ना मोटिवेशन, अब जब तक लोगों को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए सेफ्टी में हम प्लानिंग कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, सबका टास्क बांट देंगे, तो इतना कर देने से नहीं होगा, उसको मोटिवेट भी करना होगा। क्योंकि हम तो ऊपर कर दिए मगर वो आदमी काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो सारा चीज डिपार्टमेंट बना दिए, सब कर दिए, मगर काम करने की तैयारी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसको यही तरीका है, उसको मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन एक क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मोटिवेशन ऐसा नहीं कि कोई इंजेक्शन लगा रहे उसको, ऐसा नहीं कि कोई दवा दे रहे, अरे खाओ तुम अब स्टार्ट हो गए काम करने के लिए, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मेडिकल चीज नहीं है, या फिर कुछ कर नहीं सकते उसको, खाली बात से उसको क्या करते हैं, बात से उसको मनवा सकते हैं, अपना
अपना इमोशनल टच दे करके, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल। जैसे होता है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल मेंटल तौर पे, मेंटली उसको बूस्ट करते हैं, मेंटली उसको कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल। तो मोटिवेशन इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। पीपल विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल दे आर मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग। आदमी कुछ नहीं करेगा जब तक उसको कुछ करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द विलिंगनेस टू परफॉर्म द टास्क। मोटिवेशन क्या एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे आदमी के अंदर काम को करने के लिए विलिंगनेस यानी चाहत को पैदा करते हैं। मोटिवेशन से आदमी को काम करने का चाहत, काम करने का लगन उसको पैदा करते हैं। जैसे आपका छोटा भाई दुकान में नहीं जाना चाहता है, अपना एंजॉयमेंट का लाइफ जीना चाहता है, तो आप मोटिवेट करके उसको अंदर दुकान में बैठने की चाहत, दुकान में बैठने की लगन उसको पैदा करना होगा। डेली बिठा करके फादर आपको मोटिवेट करेंगे, आपका ब्रदर है, सिर्फ सीनियर ब्रदर है, वो मोटिवेट करेगा, इस तरीके से। तो कंपनी के अंदर किसको मोटिवेट करना है, क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है, किसको मोटिवेट करना है कंपनी के अंदर। आपको और सारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, सारे एम्प्लॉय को। यही सबसे बड़ा जिम्मेदारी है सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर, सबको मोटिवेट करना है। वर्कर को मोटिवेट क्यों करना है, क्योंकि वर्कर जो है ना, वर्कर मस्त मौला है वो, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको जो है ना, उसको जो है मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, सारा ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो जाकर के अपनी मर्जी से काम करेगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर तुम्हारे कंपनी में लॉस होगा। इसलिए वर्कर को मोटिवेट करना सबसे पहले वर्कर को मोटिवेट करना है। दूसरा काम क्या होता है, उससे सीनियर लेवल का जो एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर, उसको मोटिवेट करना है। क्यों, क्योंकि वो सेफ्टी को लेकर के हो सकता है सीरियस ना ले, सेफ्टी को होकर के सीरियस ना ले, सीरियस सेफ्टी बोले अरे हम तो प्रोडक्शन में लगेंगे, इस सेफ्टी में इतना टाइम कौन देगा, इससे हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हमारा कंपनी का लॉस होने लगेगा। तो आपको सुपरवाइजर को मोटिवेट करना होगा, इंजीनियर को मोटिवेट करना होगा, मैनेजमेंट टीम को मोटिवेट करना होगा कि देखिए मैनेजमेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे, जब निवोस का आईजीसी का कोर्स करोगे आप, जब निवोस का आईजीसी के कोर्स करोगे, सीनियर लेवल का कोर्स करोगे, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि आप मैनेजमेंट को कैसे मोटिवेट करोगे ताकि मैनेजमेंट वाला सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे और मैनेजमेंट वाला सेफ्टी को लेकर के सीरियस हो जाए। फिर मैनेजमेंट वाला जो है ना, जो भी हमको फंड चाहिए सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हमको दे दे। कैसे मोटिवेट करोगे मैनेजमेंट को, तो ये सब चीज है। तो मैनेजमेंट को तो क्या होता है, इस तरह से जो है ना, ये मोटिवेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कर को मोटिवेट करना, सुपरवाइजर को, इंजीनियर को, मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन के हर सेक्टर पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ताकि जो है ना वो अपना अपना ड्यूटी करे, मोटिवेट के लिए अपना अपना ड्यूटी करे रिलेटेड टू सेफ्टी। एक इंजीनियर वो अपना काम कर रहा है, उसको उनको क्या मोटिवेट करना है, हमको उसको सेफ्टी के लिए मोटिवेट करना है कि आप काम कराओ, ठीक है, आप यू आर ए गुड इंजीनियर, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अकाउंटेबल हो, आप काम कराओ, सेफ्टी के साथ काम करो। तो इंजीनियर को भी मोटिवेट करना है, इसको भी, ये क्या है, एक टिपिकल वर्क है, मतलब कि मुश्किल काम है, इसलिए बोलते हैं ये मोटिवेशन। आपको हर डिपार्टमेंट का हर चीज को, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन कैसे किया जाता है किसी को, कैसे मोटिवेशन करते हैं। आगे जब सीख लोगे मोटिवेशन का टिक्स कि कैसे मोटिवेट, तो आप किसी को भी मोटिवेट कर दोगे, कोई भी रहेगा किसी को भी आसानी से आप मोटिवेट कर लोगे। तो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे मोटिवेशन का थ्योरम। तीन थ्योरम है, अलग अलग साइंटिस्ट ने तीन थ्योरम दिया है। वो साइकेट्रिस्ट जो होता है, जो आदमी का मेंटल चीज को जो है ना रेगुलेट करता है, उसमें क्या होगा, किसी को दिमागी कुछ है या फिर किसी को ये, तो वो सब चीज, तो तीन तरह का थ्योरी दिया गया, तीन तरह के थ्योरम से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ तक का वीडियो हमको लग रहा है आपको क्लियर होगा, समझ में आता होगा। सबसे पहला जो है ना, मोटिवेशन का कितने सारे थ्योरम है, देखो मोटिवेशन का बताया है कि सबसे पहला थ्योरम है थ्योरी ऑफ मैस्लो। मैस्लो क्या है, मैस्लो एक साइंटिस्ट है, वो साइकेट्रिस्ट है, जिसने एक थ्योरम दिया, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मैस्लो। उसमें क्या किया, उसने 5 ह्यूमन फैक्टर को बताया। ह्यूमन का देखा, जैसे क्या होता है, 5 ह्यूमन फैक्टर सबके साथ है, जिसकी वजह से क्या होता है, आदमी कोई भी आदमी काम क्यों करता है। अगर आप भी सोचो कि हम क्यों काम करने के लिए जाए, सबसे पहला जो है ना, आदमी का बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान, सबको यही बोलता है, रोटी चाहिए उसको, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। इसके बाद क्या हो गया, अगर तीन चीज पूरा हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान, अगर तीन चीज मिल जाता है, तो उसके बाद सोचता है कि और अच्छा चीज हमको मिले, और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो हमारा। जब और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है तो अच्छा अर्निंग हो, अच्छा बिल्डिंग हो, अच्छी कंपनी हो, सब चीज सोचता है ना। तो बेसिक क्या हो गया उसका, रोटी कपड़ा मकान। तो ये मोटिवेशन थ्योरम यही बताया कि वर्कर को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है। सबसे पहला कि उसका फिजिकल नीड्स क्या क्या है, सबसे पहले बताना होगा। सबसे उसका फिजिकल नीड्स क्या क्या है पहचानना होगा। दूसरा है कि उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी,
फिजिकल नीड्स में क्या होता है, आपका फिजिकल नीड्स क्या है? सबसे पहले आपका फिजिकल नीड्स है आपका फूड, खाना। ये आपका फिजिकल नीड्स है कि नहीं, कि आपको डेली खाना चाहिए। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो कैसे काम करोगे, काम भी नहीं कर पाओगे, लिविंग भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, फिजिकल नीड्स आपको वर्कर के लिए मोटिवेशन के लिए बताना होगा कि आपका फिजिकल नीड्स आपका आपके काम से पूरा होगा। अगर आप काम करते हो कंपनी में, सेफ्टी के साथ काम करते हो, तो ऐसे ही आपका काम चलता रहेगा। इसी तरह आप कंपनी में काम करते रहोगे और आपका जो है ना, आपका परिवार का, आपका भरण पोषण होता रहेगा। यानी कि your family and you and the person who are related with you all will be enjoying your life, right? Because of your earning तुम्हारा ऐसे ही अर्निंग चलता रहेगा, तुम ऐसे कमाते रहोगे, तुम्हारा फिजिकल नीड्स पूरा होता रहेगा। ठीक है, अगर तुम सेफ्टी को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर ये सब बंद हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया, फिजिकल नीड्स आपको जहां से पूरा हो रहा। आप सोचो ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर अ मैरिड पर्सन, सपोज यू आर अ मैरिड पर्सन, और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। उस कंपनी में अगर जो है ना, अगर आपको उस कंपनी वाला बोलता है हम आपको निकाल देंगे, तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनेगा कि नहीं? मेंटल प्रेशर बनेगा आपके ऊपर। किस बात को लेकर के, कि देखो अगर हमको ये कंपनी वाला अगर निकाल देता है, आज सपोज हमको कंपनी से निकाल दिया, तो हम क्या करेंगे फिर? हमारा फिर घर कैसे चलेगा, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, हम कैसे अपने फैमिली को फिलअप करेंगे, कैसे फीडअप करेंगे, कहाँ से हम पैसा कमाएंगे? ये सब क्या होता है, एक आदमी के सामने फटाक से ये सवाल खड़ा हो जाता है। फटाक से ये सवाल खड़ा हो जाता है कि वो जो है ना, सोचने लगता है कि ये सारा चीज हमारा कहाँ से होगा फिर, अगर हम, ठीक है, अगर वो हमको ये कर देता है कि जो है ना, हमको कंपनी से निकाल देता है, तो आपको क्या करना होगा, ये बताना होगा कि आपका फिजिकल नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान हो गया, अच्छा कपड़ा अच्छा घर खाना पीना, ये सारा चीज आपकी फिजिकल नीड्स है। मैरिड पर्सन है तो आपके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, आपके फैमिली है, आपके फादर मदर है, ये सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको, आपके लिए जरूरी है आप सेफ्टी के साथ काम करें, ताकि आपको एक्सीडेंट ना हो। तो फिजिकल नीड को लेकर के उसको मोटिवेट करना, जब ऐसा ऐसा डायलॉग दे दोगे उसको अच्छे तरीके से, तो बिगड़ा हुआ आदमी भी सुधर जाएगा। अरे हाँ, सही बात बोल रहा है, मेरा तो बंद बंद हो जाएगा सब। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है मेरा, तब तो फिर उनको कोई खिलाने वाला नहीं है मेरा फैमिली को। ये इस तरह का मोटिवेशन देना होगा। इमोशनल, इसको बोलते हैं इमोशनल टच। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी होता है कि, क्या होता है ना, कि एक जॉब सिक्योरिटी। कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों मर रहा है आजकल, सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं, 4 साल 5 साल तक रेगुलर जो है एग्जाम लिखते रहता है, समझे? घर वाले ताना मारेंगे, पड़ोसी वाले, तुम्हारा हो नहीं रहा, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, फिर भी वो लगा रहता है। क्यों? सिक्योरिटी को लेकर के। एक बार गवर्नमेंट जॉब में घुस गए, एक बार हमको सरकारी नौकरी मिल गया, फिर लाइफ टाइम लाइफ का सेटल हो गया। तो ये बोलते सिक्योरिटी। आदमी सोचता है कि हम सिक्योर है कि नहीं। अगर आप जो काम कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, जो चीज सीख रहे हैं, उसमें आपका करियर सिक्योर है कि नहीं। फ्यूचर आप देखना सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, एक जिंदगी भर का खाने के जरिया हो जाएगा। हर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, कंपनी बंद भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पैसा मिलते रहेगा। रिटायर हो गया तो पेंशन मिलेगा प्लस। तो ये सब चीज क्या होता है, सिक्योरिटी। तो आदमी क्या होता है, सिक्योरिटी। आपको बताना होगा सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के आपका। अगर आप काम करोगे कंपनी के अंदर, सेफ्टी के साथ काम करोगे, तो इसी तरह आपका लाइफ चलता रहेगा। आप जो है ना सिक्योर रहोगे, आपका जो है ना सारा चीज नीड्स पूरा होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल नीड्स। सामाजिक नीड्स क्या होता है? सामाजिक नीड्स होता है कि जो वैसा चीज, जैसे अगर शादी ब्याह हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, पार्टीज हो गया, और जो है ना समाज में जो आदमी रहता है, जैसे आप अगर किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको कुछ प्रैक्टिस करना रहता है। जैसे मुसलमान है तो उसको ईद में नया कपड़ा चाहिए, समझे? अच्छा, रमजान में खाने पीने के चाहिए, ईद में ये सारा चीज सामाजिक, सब सामाजिक नीड्स है, यानी कि सोशल नीड्स है। कोई हमारा जो है ना हिंदू भाई है, तो उसको क्या होगा, उसका पूजा आता है, दुर्गा पूजा आया अभी गया, तो उसको नया कपड़ा चाहिए। ठीक है, दुर्गा पूजा में। दूसरा पूजा आया तो उसको दूसरा चाहिए, पूजा में इतना सारा सामान लगेगा, ये सारा चीज लगेगा। तो आपको कुछ सामाजिक नीड्स है कि नहीं। अगर ये सब चीज आप फॉलो नहीं करोगे, इसी चीज अडॉप्ट नहीं करोगे, तो समाज में बोलेगा कि इसका कोई स्टेटस नहीं, इसके पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से करेगा। प्लस आपको मेंटल प्रेशर होगा कि अरे हमको भी ये सब होना चाहिए हमारे पास। तो एक सोशल नीड्स है आदमी का, ठीक है, सामाजिक जो है। उसके बाद शादी ब्याह है। इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरी, अगर शादी करना चाहते हो तो शादी में इतना खर्चा है। दूसरा बात यह है कि फैमिली लेके आओगे तो फैमिली में खर्चा है। समाज, सोसाइटी में जब रहना चाहते हो तो सामाजिक नीड्स आपके साथ बन जाता है। ये मोटिवेशन के लिए बताना होगा। उसके बाद आता है ईगो एंड एस्टीम लीड। ईगो एंड एस्टीम लीड क्या होता है? ईगो मतलब क्या होता है? ईगो, हर आदमी का अपना एक ईगो है। मतलब क्या होता है, जैसे टाटा स्टील में काम करने वाला आदमी सोचता है कि हम, कि जो है ना, हम जो है ना दूसरा से, जैसे टाटा स्टील में काम करने वाला आदमी सोचता है दूसरे से हम बेटर है। एक आदमी सोचता है ना कि आई एम बेटर देन यू। तो क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ईगो। कि जब इंसान सोचता है कि हम तुमसे बेहतर है, हम तुमसे कम नहीं है, तो इसको बोलते हैं ईगो। तो ये ईगो कहाँ से आता है?
ईगो कैसे क्रिएट होता है, कैसे डेवलप होता है? तो ईगो डेवलप होने के लिए उसका कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। जैसे जैसे कि कोई आदमी मालदार है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास, तो उसके पास ईगो तो होगा ही, क्योंकि इतना सारा प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतना अच्छा मेंटेन करके रहता है, तो ईगो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। अगर पैसा ही नहीं है, ना माल है, ना पैसा है, ना कुछ है, तो उसको क्या ईगो होगा? अब देखो रोड पे चलने वाला एक आदमी जो है ना, इंतहाई गरीब है, उसको तुम बोलो, उसको बोलो ना कि जो है ना, अरे उसको तुम डांट दो, बोलो कि अरे तो हट जाओ यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा, कुछ कर दो, तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा कोई सोसाइटी में आपका जो है ना पैसा वाला आदमी है, उसको थोड़ा थोड़ा तुम अरे तरह करके बात कर दो, एकदम जो है ना मारपीट पे तैयार हो जाएगा। क्यों? क्यों? समझता है कि उसका कोई स्टेटस है, समझता है कि अपना एक स्टेटस है, अपना एक ईगो है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है कि चौथा फैक्टर ये है कि ईगो। आदमी अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा मेंटेन करके रखता है, इसलिए क्योंकि वो जो है ना अपना सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन करे, अपना ईगो को मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये सब आदमी, वो जो जो थ्योरी दिया गया मैस्लो, ये आदमी का 5 बेसिक लॉ पे बताया गया, 5 ह्यूमन नीड्स, ये आदमी की जरूरत है, 5 ह्यूमन नीड्स है। लास्ट होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है? आप अपने आप से, जैसे एक आदमी क्या होता है, एक आदमी फादर का बिजनेस है, उसी को ज्वाइन कर लिया, बेटा को उसी को मिल गया, उसके पोता को वही मिल गया, उसका उसके बाद खानदान वही खा रहा, एक एक समझा कि 10 डिकेड से, 100 साल से क्या हो रहा है, उसका चलते आ रहा है वो चीज, कि ये बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, इस तरह से चलते आ रहा है। एक आदमी इस तरह का नहीं होता है, एक आदमी इस तरह का होता है कि नहीं, हमको बाप को प्रॉपर्टी मिसनी चाहिए, सेल्फ अपनी, अपने बलबूते पे हमको कंपनी खड़ा करना है, अपने बलबूते पे हमको ना अपना ताकि लोग कहें नहीं ये तो अपना बाप का बेटा पैसा खा रहा, अपने बाप के थी पे है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने से सब चीज करने वाला, ये भी इंसान का एक फैक्टर होता है कि आदमी चाहता है कि हम अपने से सारा चीज अचीव करें, हम खुद से है ना अपना सब चीज बने, हमको जो बनना है खुद से बने। कोई बोलता है कि हमको ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, खुद से बनना है, ऐसा नहीं कि किसी को अथी करके, किसी का रिकमेंडेशन से नहीं। ये होता है आदमी का अपना जो है ना, अपना मोरल वैल्यू, कि जो है ना हमको यहाँ पे जाना है, अपने से बनना है, हमको अच्छा ऑफिसर बनना है, हमको अच्छा जो है ना पोजीशन पे जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आदमी का अपना होता है ये। ठीक है, अगर कोई दूसरा इसको कराता है, दूसरा, तो दूसरा वाला में वो बात नहीं होता जो अपने से। एक आदमी, एक अपने बेटा को आप जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दो, पढ़ना नहीं चाहता, तो क्या होगा? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपना अपने से नहीं चाहता है वो, तो नहीं पढ़ पाएगा वो। एक लड़का जो है ना गरीब है, मगर चाहता है कि हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, हम आईएएस बने, वो क्या करता है, कहीं से भी दो, कहीं से मेहनत करके 2 रुपये कमा करके थोड़ा थोड़ा बचा करके जो है ना आईएएस बन जाता है। ऐसे बहुत सारा सक्सेस स्टोरी है, आप देखोगे कि बहुत स्ट्रगल करके आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, बहुत स्ट्रगल करके जो है ना बहुत बड़ा कंपनी के अच्छे पोजीशन पे चला गया। इस तरह के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 ह्यूमन फैक्टर है जिसको इसमें बताया गया कि बेसिक नीड्स हो गया, आदमी का रोटी कपड़ा मकान हो गया, दूसरा हो गया सेफ्टी सिक्योरिटी, जॉब को लेकर के हर आदमी चाहता है कि मेरा एक सिक्योर एंड सेफ जॉब हो। सोशल नीड्स हो गया, सामाजिक नीड हो गया, आपको समाज में रहना तो समाज के रीति रिवाज को फॉलो करना होगा, उसमें पैसा खर्च होता है, उसमें माल खर्च होता है, उसमें जो है ना आपको रहने के लिए हमेशा एक पैसा अमाउंट चाहिए। ईगो हो गया, आपका ईगो हो, इंसान का, हर आदमी का ईगो होता है, जब पैसा होगा, माल होगा, उसके पास जो है ना प्रॉपर्टी होगा, तो इसके ईगो उसका मेंटेन होगा, सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन होगा। सेल्फ इक्वलाइजेशन, सेल्फ सेल्फ इक्वलाइजेशन सेल्फ इक्वलाइजेशन मतलब अपना, अपने अपने पैर पे खड़ा होना या अपने से कुछ करना। तो ये हमारा था, ये पहला थ्योरी था जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मास्लो। हम्म, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये दो थ्योरी है, थ्योरम नंबर 1 एक्स है। देखो इसमें बोला था पीपल विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस मैनेजमेंट पुट प्रेशर ऑन देम। ये बोल रहा है कि आदमी कुछ नहीं करेगा जब तक मैनेजमेंट उसके ऊपर प्रेशर नहीं देता, यानी कि जब तक बच्चा को डंडा से मारेंगे नहीं तब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं। ये थ्योरम ये बोलता है कि पीपल विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस मैनेजमेंट विल पुट प्रेशर ऑन इट, प्रेशर ऑन देम। जब तक मैनेजमेंट उसके ऊपर प्रेशर नहीं देगा तब तक आदमी कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करना मतलब क्या, जो सेफ्टी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करेगा। जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाए तब तक वो, ये थोड़ा डंडा वाला मामला है कि जो है ना हम पहले समझा रहे थे प्यार से, अब यहाँ पे
थोड़ा प्रेशर देके समझाएंगे। अगर हम उसको प्रेशर नहीं देंगे तो क्या करेगा वो, फॉलो नहीं करेगा। सो पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू डूइंग द टास्क। ये बोल रहा कि मैं मैनेजमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि जो है ना काम कराने का। तो जब मैनेजमेंट के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे काम कराने का, तो मैनेजमेंट क्या होगा, डंडा से काम करा लेगा। कैसे? सेफ्टी फॉलो करवा लेगा डंडा से। कंपनी के अंदर क्या होता है, जो आदमी सेफ्टी फॉलो नहीं करता है उसको सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, वहाँ पे पनिशमेंट भी देता है। देखता है लड़का ये आदमी बार बार बदमाशी कर रहा, उसको पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट कैसे करता है, उसका हो सकता है उस दिन का हाजिरी कटवा दे, या हो सकता है उस दिन जो है ना उसको सस्पेंड करा दे, या हो सकता है उसका कार्ड छीन ले, वर्किंग कार्ड। ये इस तरीके से इससे क्या होता है, वर्कर को पनिश किया जाता है। तो इसमें भी बोला था कि जब उसके ऊपर प्रेशर, जब उसको लगेगा कि तुम बोल दोगे अगर उसको कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी आई विल टेक एन एक्शन, जब इतना बोल दोगे आप कि अगर तुम सेफ्टी फॉलो नहीं करोगे तो हम एक्शन लेंगे, तो उसी में फट जाता है बहुत लोगों का। कि एक्शन लेने का मतलब क्या होगा कि बहुत बड़ा बड़ा एक्शन उसके हाथ में, जैसे पुलिस वाला आकर के तुमको धमका दे घर में, तो क्या होगा, कोई पुलिस वाला कोई कानून को लेकर के आकर धमका दे, तो एकदम आदमी जो है ना हवा उड़ जाएगा उसका, बोलेगा अरे, क्योंकि क्या होता है उसके हाथ में राइट है, कानूनी कानूनी कोई फॉल्स केस बना देगा, कोई फॉल्स इश्यूज बना देगा, इसकी वजह से फंसा देगा। तो सेफ्टी ऑफिसर भी जो है ना कानूनी ऑफिसर है, वो जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, वो भी कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशन बना देगा, बस आप फंस जाएंगे उसमें, फिर आपको उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट जो है ना जब प्रेशर डालेगा तो बोलता है कि मैनेजमेंट चाहे तो सब कुछ करवा सकता है आदमी को प्रेशर दे करके। इट्स ए मैनेजमेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू मोटिवेट पीपल। इसमें बोलता है कि मैनेजमेंट का एक्शन बहुत जरूरी है आदमी को मोटिवेट करने के लिए। मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट किसी आदमी को टर्मिनेट कर सकता है जॉब से, मैनेजमेंट किसी आदमी को सस्पेंड कर सकता है, किसी को वर्क ऑर्डर कैंसिल कर सकता है मैनेजमेंट, किसी आदमी का कार्ड कैंसिल कर सकता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के हाथ में है, अगर मैनेजमेंट से पंगा लोगे तो मैनेजमेंट आपको जॉब से टर्मिनेट कर देगा। तो ये आपको क्या होता है कि ये थोड़ा पावर वाला बात हुआ कि आप जो है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पनिशमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस और थ्रेटनिंग इज अप्लाइड टू मोटिवेट द पीपल। क्या बताए थे हम आप लोग इस थ्योरी में, क्या है कि पनिशमेंट, लोगों को सजा देना, पनिशमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, कोई अगर डिसिप्लिन तोड़ते हो, कोई डिसिप्लिन अगर आप वायलेट करते हो, कोई डिसिप्लिन को आप नहीं मैनेज करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो आपके ऊपर एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा, वही होगा, आपको कुछ दंडित किया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको सजा दिया जाएगा, आपका कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी का हाजिरी काट दिया जाएगा, किसी को एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा, किसी का रिव्यू खराब लिख दिया जाएगा, किसी को कंप्लेन कर दिया जाएगा। थ्रेटनिंग टू अप्लाई द थ्रेटनिंग इज अप्लाइड टू मोटिवेट द पीपल। इसमें यह होता है कि थ्रेटनिंग, धमकी, एक किस्म का धमकी देना। तो पहले प्यार से समझाना, फिर धमकी देना कि देखो ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत पावर है, अगर सेफ्टी को वायलेट करते हो, नहीं मानते हो, तो हम ये तुम्हारा ये कर देंगे, समझे, कैंसिल कर देंगे तुम्हारा कार्ड, कंपनी से निकलवा देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, समझे। ऐसा पावर रहता है बहुत सारा सेफ्टी ऑफिसर कंपनी के अंदर। जो वर्कर काम नहीं करता, सेफ्टी को फॉलो नहीं करता, उसका कार्ड ले लेता है। जब कार्ड ले लिया ना, तो उस दिन का उसका सब हाजिरी गया उसका, उस दिन का सब हाजिरी गया। वो पंचिंग नहीं कर सकता, पंचिंग नहीं करेगा तो उसको हाजिरी नहीं मिलेगा, उस दिन का सैलरी कट गया। वो समझ जाएगा कि कार्ड ले लिया, अब कार्ड वापस लेना होगा, तब तुमको पंचिंग पंच आउट करेंगे तब को सैलरी मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, थ्रेटनिंग देना होगा। अगर सेफ्टी को फॉलो नहीं किए, अगर हम पकड़ लिए, तो तुमको जो है ना उसी टाइम टर्मिनेट कर देंगे। ये सब राइट होता है उसको बस, ठीक है। तो दूसरा थ्योरी थोड़ा दमदार है। इसके बाद आता है, इट सेज दैट एवरेज ह्यूमन बीइंग डिसलाइक द चेंज एक्सेट्रा। सो थ्योरी एक्स इज अप्लाइड टू मोटिवेट पीपल। बहुत सारा ये बताया गया कि एवरेज ह्यूमन बीइंग, जो एवरेज यानी कि 100 में से जो है ना, 100 में से 60% आदमी क्या एवरेज है, वो लोग क्या होता है, चेंज को पसंद नहीं करता। मतलब कि उसको कुछ नया चीज करने के लिए बोल दोगे तो वो रेडी नहीं होगा करने के लिए। कोई नया चीज उसको दे दोगे करने के लिए, कोई नया काम बता दोगे तो वो नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक्स थ्योरी अप्लाई करना होगा। एक्स थ्योरी मतलब क्या है, डंडा वाला थ्योरी, कि डंडा से आपको डराना होगा। जैसे पुलिस ऑफिसर डंडा रखे हुआ रहता है, जहां देखा समझे होश में आ जाता है आदमी, अरे यहाँ तो पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस को देख लिया, अपना गाड़ी तुरंत घुमा लिया, क्यों, कि जानता है कि यार नहीं पुलिस वाला है, देख लिया तो अपना रास्ता बदल लिया। तो इसी तरह क्या हो गया, यहाँ पे डंडा वाला थ्योरी है कि आपको क्या करना होगा, वहाँ पे पनिश करना होगा आपको, थोड़ा थ्रेट क्या करना होगा पीपल को। सबसे पहले क्या होगा, ये बताता है कि थ्योरी सबसे पहले ये बोलता है कि जब तक तुम प्रेशर नहीं दोगे तब तक कोई काम नहीं होगा। दूसरा बात ये बोलता है कि एक्शन मैनेजमेंट, इट्स मैनेजमेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड। आदमी को मोटिवेट करने के लिए मैनेजमेंट का एक्शन लेना जरूरी है, ये बोल रहा है दूसरा थ्योरी, दूसरा लॉ। तीसरा ये बोल रहा है कि पनिशमेंट के थ्रू, डिसिप्लिनरी एक्शन के थ्रू और थ्रेटनिंग के थ्रू, यानी कि सजा सजा देने के प्रावधान के तहत, और डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन तोड़ोगे तो आपको सजा मिलेगा, या फिर उसको धमकी दे करके आप क्या होते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो।
क्यों? धमकी देके कैसे मोटिवेट करा देंगे? मोटिवेट मतलब ये होता है कि काम सही तरीके से करने के लिए उसको मजबूर कर देना। एक आदमी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, उसको आगे धमकी दे दिया सेफ्टी वाला, तुमको देखते हैं अगर दोबारा अगर हेलमेट खुला हुआ रहा तो सीधे यहाँ से भगा देंगे, कार्ड ले लेंगे और तुम्हारा आज का ड्यूटी कैंसिल कर देंगे और टर्मिनेट भी कर देंगे। तो क्या हो गया, वो धमकी दिया हो, मगर धमकी किस लिए दिया? जान का धमकी तो नहीं दे रहा उसको, उसके सेफ्टी को लेकर के धमका रहा उसको कि अगर तुम सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा। ये क्यों कर रहा? आदमी की भलाई के लिए। ये धमकी उसकी बुराई के लिए नहीं है, बल्कि ये धमकी उसके भलाई के लिए है, कि उसकी भलाई को लेकर के उसको धमकी दिया गया है। क्यों? हम चाहते हैं कि उसकी भलाई हो, इसलिए उसको धमकाया गया। तो और ये हो गया। उसके बाद क्या बोला जाता है, एवरेज ह्यूमन बीइंग, ज्यादातर 100 आदमी तो 150 आदमी का मेंटेलिटी ये है कि वो चेंज को पसंद नहीं करता। अब एक आदमी जो है ना, जो चीज काम कर रहा है उसको हटाकर दूसरा काम में लगाया जाए या फिर नया चीज आ जाए, उसके लिए रेडी नहीं है। तो ये थ्योरी यही बोलता है जो पढ़े हम लोग। अब आता है थ्योरम वाई। एक ही साइंटिस्ट का एक्स क्या बोलता है और वाई क्या बोलता है। देखो, वाई में ये बोलता है, इट रिप्रेजेंट द रियलिस्टिक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच विच इज सपोर्टिव एंड कोऑर्डिनेटिव टू cater the need of the employee and their satisfaction. Here, coercive, coercive force is applied instead of force. Due recognition, reward, incentive are given to the employee. देखो, यूआई थ्योरी, पहला थ्योरम में क्या था? पहला थ्योरम में डंडा था कि हम डंडा से जो है ना बात मनवा लें। डंडा अगर दिखाएंगे, अगर वर्कर जो है ना फॉलो नहीं करता तो डंडा दिखाया जाएगा उसको, उसको कार्ड ले लिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, सेफ्टी वाला पनिश करेगा, उसको काम से हटा देगा, उसको सस्पेंड कर देगा, उसको जॉब से रिमूव कर देगा। तो डंडा वाला जो था, थ्रेटनिंग, धमकी था। दूसरा में क्या बोलता है? दूसरा में ये नरम हो जाता है कि ठीक है। उसके अलावा एक और थ्योरम है, उसमें ये बोलता है कि हम हमेशा खाली धमकी से काम नहीं बनता है, कभी प्यार से भी काम बन जाता है, लालच से काम होता है। दूसरा थ्योरम में बोलता है लालच, पहला में डंडा और दूसरा में लालच। जैसे क्या होता है, जैसे राज कपूर का एक डायलॉग है कि पहले मुलाकात फिर बात और उसके बाद जो है ना जरूरत पड़े तो फिर लात। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जो पहला थ्योरम था उसमें लोगों को क्या था, उसको समझा रहा था कि तुम्हारा बेसिक नीड्स ये है, इसे करो। दूसरा थ्योरम में जो एक्स वाई आते हैं, एक्स में क्या करता है, फिर डंडा दिखाता है। वाई में क्या करता है कि वर्कर को बोलता है कि वर्कर को सबको डंडा नहीं दिखा सकते। अगर देखो कोई कोई जो है ना, अगर सोचो कि एक वर्कर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको डंडा दिखाएंगे तो ठीक है, मगर एक एक कंपनी है, एक आईटी सेक्टर है, कोई उसमें सब इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे डंडा दिखाएंगे? कोई और ऐसा सेक्टर है जिसमें एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा लोग काम कर रहे हैं, तो उसको डंडा, उसको धमकी नहीं दे सकते हैं। उसको धमकी देंगे तो उल्टा एक्शन हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ कंप्लेन कर देगा, कोई कानून में हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हर जगह डंडा नहीं चलता है, हर जगह डंडा नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लालच देंगे। क्या क्या लालच होता है? एम्प्लॉय आर गिवन फ्रीडम टू अचीव देयर गोल बाय देयर ओन डायरेक्शन एंड कंट्रोल। पहले ये है कि आदमी क्या करता है, कंपनी उसको टारगेट दे देता है ऐसा जगह पे जहाँ डंडा नहीं चलता, कि आपको ये काम करना है, अपना आजादी से करो। हो सकता है ना आप 4 घंटा में कंप्लीट कर लो, 8 घंटा में कंप्लीट करो, 12 घंटा में, अपनी आजादी से करो, मगर मेरा काम हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रीडम। एम्प्लॉयर्स, जो कंपनी का एम्प्लॉय है, आर गिवन फ्रीडम। एम्प्लॉय को फ्रीडम मिल गया, आजादी मिल गया गोल अचीव करने के लिए, बाय देयर ओन डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अपने डायरेक्शन यानी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से क्या होगा, गोल को अचीव करो। ये हो गया उसका, बताया गया कि इसमें ये करना है। When due respect, recognition and award incentive are given to the employee to take the responsibility of their selves. इसमें क्या करता है, उसको क्या अवार्ड देंगे? दूसरा लालच क्या देंगे उसको? दूसरा चीज है कि उसमें लालच देना है कि उसको अवार्ड देगा सबसे पहले कि बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद रिकग्नाइजेशन अवार्ड देने के साथ उसको अलग जो है इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव क्या होता है? पर्क होता है। जैसे क्या होता है कि होटल में क्या होता है, एक होटल में वेटर जो है ना अच्छा सर्व करता है, उससे खुश होकर के क्या होता है, लो तुम 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। 5 स्टार होटल में कोई 500 रुपये एक्स्ट्रा देता है, और कोई छोटा होटल है तो कोई 10 रुपये दे दिया उसको, तो खुश हो गया क्योंकि वो वो विदाउट वर्क उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। तो एक्स्ट्रा पैसा कौन नहीं चाहता है? एक्स्ट्रा पैसा सब कोई चाहता है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, वहां पे आपको जो है ना, आपको डेली का आपको जो है ना 1,000 रुपये मिलता है। वो जो है ना खुश होकर के बोले आज 200 रुपये और ले लो, तुमको 1200 रुपया। तो कल क्या करोगे, और उछल उछल के काम करोगे, अरे 200 रुपये कल मिला था, आज फिर हमको 200 रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा मनी। ओवर टाइम क्यों दिया जाता है कंपनी के अंदर? कि वर्कर को जो है ना, अगर ओवर टाइम, जैसे आपको 1 घंटा का ओवर टाइम, डेली आपको जो है 500 रुपये सैलरी बन रहा है, आपको ओवर टाइम मिल करके आपको डेली का 600 रुपये हो जा रहा है, 650 रुपये हो रहा है, तो आप कितना खुश होकर के काम करोगे कि जो है ना, अरे मेरे को ज्यादा पैसा मिला। तो इसमें ये बोलता है कि लोगों को लालच दो, ठीक है, उसको अपने फ्रीडम से काम करने दो पहला। दूसरा है कि उसको इंसेंटिव दो, कुछ पैसा एक्स्ट्रा दो काम करने का, अगर वो काम करता है। जैसे आप वेटर को टिप्स देते हैं, इस तरह का दो। तो ये वाई थ्री ये बोलता है। एक्स थ्री में डंडा दिखाता है, वाई थ्री में क्या करता है, लालच देता है।
अब उसके बाद पढ़ते हैं लास्ट वाला कि इसको बोलते हैं हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें जो है ना ये इसमें जो हर्ट्जबर्ग है, ये दूसरा साइंटिस्ट है, वो बताता है कि इसमें 10 ठो मेंटेनेंस फैक्टर है जिसके वजह से आदमी मोटिवेट होता है। इसमें बोलता है कि ठीक है, पहला चीज हो गया कि बेसिक नीड बता दिए, दूसरा में वर्कर को थोड़ा धमका दिए, तीसरा में उसको इंसेंटिव दे दिए क्योंकि हर को तो डंडा नहीं दिखा सकते। तो तीसरा में ये बताता है कि आप जो है ना सेफ्टी को सिर्फ ये सब चीज से नहीं मोटिवेट कर सकते, उसके बाद उसके साथ और हमको चाहिए जैसे टेक्निकल सुपरविजन चाहिए। एक कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो वो चाहिए हमको, क्योंकि क्योंकि हमको क्या, हमारा मकसद क्या है, एक्सीडेंट को रोकना। हमारा मकसद क्या है, एक्सीडेंट को रोकना। तो एक्सीडेंट को रोकना तब पॉसिबल है जब कॉम्पिटेंट स्टाफ होंगे, कॉम्पिटेंट इंजीनियर, कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर होंगे, तभी एक्सीडेंट को रुकेगा। तो इस थ्योरी में यही बताता है कि टेक्निकल सुपरविजन चाहिए, एक टेक्निकल सुपरविजन। दूसरा है कि कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। कंपनी का अपना पॉलिसी हो और कंपनी का अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें एडमिन हो, मैनेजमेंट टीम हो, पूरा वो हो। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर। उसके बाद तीसरा ये होता है कि इंटरपर्सनल मतलब आपसी रिलेशन। इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है कि आपसी रिलेशन अच्छा होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। आपसी रिलेशन अच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। हम्म। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स। पीयर्स में क्या हो गया कि कंपनी का जो है ना, जो 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 कंपनी में ऐसे लोग जो कंपनी में अच्छे मुकाम पे हैं, उसके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी फैक्टर है, जॉब सिक्योरिटी हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, वर्क कंडीशन हो गया और स्टेटस हो गया। 10 को फैक्टर पर इसमें बताया गया कि 10 फैक्टर जो है ना जो आदमी को मोटिवेट करता है। पहला है कि टेक्निकल सुपरविजन। अगर किसी का टेक्निकल सुपरविजन अच्छा है वहाँ पे, तो आदमी को कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास अच्छा सुपरवाइजर है, अच्छा इंजीनियर है, इसलिए हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट को अच्छा से निकाल सकता है। कंपनी का पॉलिसी, कंपनी के अंदर ऐसा पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो वर्कर के फेवर में हो। तब तो वर्कर मोटिवेट होगा कि जो है ना वर्कर के फेवर में बहुत सारा होना चाहिए, तब वर्कर मोटिवेट होगा। रिलेशन अच्छा होना चाहिए सुपरवाइजर के साथ, वर्कर हो चाहे जो भी हो। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए पीयर्स के साथ। पीयर्स बोलते हैं जो कंपनी में अच्छे मुकाम पे हैं, ठीक है, या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उसको जो लीड करने वाले हैं, जैसे उसको पीयर्स बोलते हैं जो ऊपर ऊंचे मुकाम पे हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इससे भी आदमी मोटिवेट होता है। आप समझो कि आप सेफ्टी ऑफिसर हो, कंपनी का कोई मैनेजर है, वो अगर आपका पेट थपथपाता है, बोलता है कि वेल डन, यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब, अगर आपको इस तरह अगर आपको बोलता है तो आप क्या होगा, उछल जाओगे खुशी से और अच्छा से काम करने लगोगे। इसी तरह जो है ना वो लोग मैनेजर लोग इस तरह रिलेशन बनाता है, जो है ना हम उसको मोटिवेट कैसे करेंगे, तो हम उसको जो है ना उसको अप्रिसिएट करेंगे। अप्रिसिएशन मतलब होता है कि उसकी जैसे तारीफ करना, हम लोग उर्दू में बोलते हैं तारीफ करना, और हिंदी में प्रशंसा क्या बोलते हैं, ऐसे प्रशंसा करना, ठीक है। तो अप्रिशिएट करना, अगर आपका मैनेजमेंट वाला, अगर सीनियर मैनेजमेंट वाला जूनियर वाला का तारीफ करता है तो इसके जो क्या हो जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, वो बहुत हैप्पी हो जाएगा, और जो है क्या करेगा, वो जो बोलेगा वो बात को सुनेगा। ये सब चीज है इसमें बताया गया है। उसके बाद हो गया सैलरी। आपको जो है ना, आप कितना भी तारीफ किया जाए, कितना भी अच्छा दिया जाए, मगर सैलरी अच्छा नहीं रहेगा तो आदमी आदमी मोटिवेट नहीं होता काम करने के लिए। तो इसलिए सैलरी अच्छा देना होगा, ताकि अच्छा सैलरी होगा तो वर्कर मोटिवेट होगा तो अच्छा सैलरी होगा तो और अच्छे से काम करेगा, जानता है कि अच्छा सैलरी मिल रहा है इसलिए काम करेगा। जॉब सिक्योरिटी देना होगा, कि ऐसा नहीं कि उसको मन में ये डर लगा रहे कि अरे आज तो हम काम कर रहे, कल मेरा काम का ठिकाना नहीं है, कल हो सकता है निकाल दे हमको। तो जॉब सिक्योरिटी, उसको लगना चाहिए कि कंपनी आपको इमीडिएट नहीं निकालेगी, जब तक कुछ मिस्टेक ना हो, जब तक कुछ मिसबिहेवियर ना हो, या फिर ऐसा अनकंडीशन हो जाए, ऐसा कंडीशन क्रिएट ना हो जाए जो कंपनी को निकालना पड़े, तब तक कंपनी नहीं निकालेगी। पर्सनल लाइफ, एक पर्सनल लाइफ का बहुत फैक्टर होता है। कोई एम्प्लॉय आपके पास सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो कोई इंसान भी है, ही इज अ पर्सन। तो पर्सनल लाइफ जो है ना क्या होता है, उसका पर्सनल लाइफ को भी मैनेज, अगर आप उसको अच्छा देख रेख करते हो, अच्छा सैलरी देते हो, तो उसका पर्सनल लाइफ से भी आदमी बहुत मोटिवेटेड होगा। एक आदमी अच्छा कमा रहा तो उसका पर्सनल लाइफ अच्छा चलते रहता है, अच्छा पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो काम को भी मोटिवेटेड होता है। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत है, पर्सनल लाइफ में उसको कोई जो है ना कोई इश्यूज है किसी के साथ, समझो कि उसका कोई फैमिली के साथ नहीं बन रहा है, अपने ब्रदर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, वाइफ के साथ से रिलेशन नहीं है, और इसके साथ घर में झगड़े हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका वर्किंग लाइफ भी उसके से इफेक्टेड होगा। इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि वर्किंग लाइफ में भी वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क कंडीशन अच्छा देना होगा, कहीं पे काम चाहते हो कि काम अच्छा जगह हो, आप वर्क कंडीशन जहाँ काम हो रहा है वो नीट एंड क्लीन हो, अच्छा कंडीशंस में हो, कोई किस्म का हजार्ड नहीं हो, तो आदमी क्या करेगा, मोटिवेट होता है काम करने के लिए।
और जहाँ देख लिया हो कि यार यहाँ तो गंदगी फैला हुआ है, यहाँ तुमको बीमारी हो जाएगा, यहाँ पे काम करने से हमको जो है ना ये हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसलिए बोलते हैं वर्कर का वर्क कंडीशन आपको अच्छा देना होगा। लास्ट में होगा स्टेटस, स्टेटस आपको देना होगा अच्छा स्टेटस। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर उसको कुछ ना समझे, बल्कि उसको रिस्पेक्ट दे, उसको रिस्पेक्ट दे, उसके साथ जो है ना अच्छे से बात करे, सारा चीज उसके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करे, इसको बोलते हैं स्टेटस। ये थ्योरी आज क्लास यहाँ तक ही रहेगा। होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं, पहले इसको स्टॉप कर देते हैं।